मिडिल ईस्ट के युद्ध और हरियाणा के एक आम खेत के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में यह बात बिल्कुल अजीब लग सकती है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम द रिपल इफेक्ट और उस कमाल की एग्रीकल्चरल शिफ्ट को समझेंगे जो सीधे तौर पर लोकल खेत की मिट्टी को बड़े ग्लोबल इवेंट से जोड़ती है। दुनिया के एक कोने में होने वाली हलचल देश के किसी गांव में उगने वाली फसल को कैसे बदल रही है, चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वहां के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से यहां की खेती कैसे प्रभावित हो रही है। इस बेहद गहरे और इंटरेस्टिंग कनेक्शन को समझने के लिए एकदम माइक्रो लेवल यानी जमीनी स्तर पर जाना होगा, तभी यह पूरी पिक्चर क्लियर होगी। इस चर्चा को सीधे खेत पर उतारते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्पेसिफिकली हरियाणा के सिरसा जिला के एक किसान रमेश चंद्र जी का उदाहरण लेते हैं। इनकी कहानी से एकदम साफ हो जाएगा कि कैसे एक छोटे से खेत के आम फैसले से इतना बड़ा ग्लोबल ट्रेंड शुरू होता है। पिछले बस 3 सालों के आंकड़े अगर सोचें तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले हैं। पारंपरिक कॉटन यानी कपास की खेती अचानक से धराशायी हो गई है। 2024 में जहां 23 एकड़ में कॉटन बोया गया था, 2025 में वो घटकर आधा यानी 12 एकड़ रह गया और 2026 आते आते ये सिमटकर सिर्फ 1 एकड़ पर आ गया। ये कोई नॉर्मल उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं है, ये तो एक फसल का पूरा पतन है। लेकिन पिचारे में ट्विस्ट तब आता है जब हम उसी टाइम फ्रेम में बाजरे यानी पर्ल मिलेट की तरफ गौर करते हैं। जहां कपास गायब हो रहा है, बाजरा रॉकेट की तरह उस खाली जगह को भर रहा है। 2024 में सिर्फ 2 एकड़ से शुरुआत होती है और 2026 तक ग्राफ सीधे 14 एकड़ तक पहुंच जाता है। आखिर अचानक से ये फसल इतनी पॉपुलर क्यों हो गई? इस सारी उथल पुथल के पीछे एक छोटा सा लेकिन बेहद खतरनाक विलन छिपा है, पिंक बॉलवर्म, जिसे आम भाषा में गुलाबी सुंडी कहा जाता है। इस एक कीड़े ने कपास की पैदावार को बुरी तरह तबाह कर दिया है। सोचिए, जहां पहले 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल कॉटन निकलता था, 2024 में वही उपज गिरकर सिर्फ 3.5 क्विंटल रह गई। एकदम ड्रामेटिक फॉल। मोटे तौर पर देखा जाए तो कॉटन अब किसानों के लिए प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल रह ही नहीं गया था। इस परफेक्ट स्टॉर्म के पीछे और भी कई वजह हैं। फसलों पर इन कीड़ों का डर, खेती तैयार होने में लगने वाला लंबा समय, लगातार बढ़ती हुई इनपुट कॉस्ट्स और मजदूरों का महंगा होना, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर कपास को प्रैक्टिकली एक घाटे का सौदा बना दिया। और जब ऐसी मुश्किल आती है, तभी कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की। यहां वो हीरो है बाजरे की हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटीज, जैसे कि प्रो एग्रो 9001, 1990 और 9180। कपास से कंप्लीटली निराश हो चुके किसानों के लिए ये नई वैरायटीज किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। अगर इन दोनों फसलों को आमने सामने रखकर तुलना की जाए तो ये नया शिफ्ट एकदम नो ब्रेनर लगता है। एक तरफ कॉटन को पकने के लिए 5 से 7 बार सिंचाई यानी इरिगेशन चाहिए होती है और मिलती है सिर्फ 3.5 क्विंटल की उपज। वहीं दूसरी तरफ हाइब्रिड बाजरा सिर्फ 1 या 2 सिंचाई लेता है और 18 से 20 क्विंटल की बम्पर उपज देता है, और वो भी आधे से कम टाइम में। कमाल का फर्क है, क्योंकि हाइब्रिड बाजरा सिर्फ 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। इससे एक और जबरदस्त फायदा निकल कर आता है, डबल क्रॉपिंग का एडवांटेज। मिड जून में बाजरे की बुआई होती है और सितंबर में कटाई। इसके बाद खेत बिल्कुल फ्री हो जाता है, जिससे मिड अक्टूबर तक आराम से राबी सीजन की सरसों यानी मस्टर्ड बोई जा सकती है। ये एक ही जमीन से लगातार दुगनी कमाई करने का शानदार मॉडल है। ये उथल पुथल किसी एक गांव तक सीमित नहीं है। इस बदलाव का स्केल समझना हो तो सिर्फ इस एक नंबर पर गौर करना काफी होगा, 1.6 मिलियन एकर्स। सिर्फ 2025 के खरीफ सीजन में अकेले क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की प्रो एग्रो 9001 वैरायटी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में 1.6 मिलियन एकर्स पर बोया गया। ये स्केल बताता है कि किसान किस रफ्तार से मिलेट्स को अपना रहे हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर, ग्लोबल फोर्सेस एंड क्लाइमेट यानी जूमिंग आउट। चलिए इसका एक व्यापक माइक्रो दृष्टिकोण देखते हैं। तो ये ग्लोबल डॉट्स आखिर जुड़ते कैसे हैं? दुनिया में जब भी ईरान वॉर जैसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीधे तौर पर सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं। एडिबल ऑयल, कपास और अनाज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसके अलावा देश में मानसून की अनिश्चितता मजबूर करती है कि ऐसी फसलें उगाई जाएं जो सूखा और कम पानी आसानी से बर्दाश्त कर सकें। ऐसे में बाजरा बिल्कुल फिट बैठता है। देश के भीतर इस शिफ्ट को पूरी तरह से सरकारी नीतियों का जोरदार सपोर्ट मिल रहा है।
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और पीएम आशा के तहत श्री अन्ना इनिशिएटिव को काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री अन्ना का मतलब है वो छोटे दाने वाले और क्लाइमेट रेजिलिएंट अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी जो आने वाले वक्त में देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। और ये जो इंटरनल सपोर्ट है, ये हवा में शुरू नहीं हुआ है। ये दरअसल उस ग्लोबल मोमेंटम का हिस्सा है जिसकी मजबूत नींव तब रखी गई थी जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। सबसे दिलचस्प फैक्ट ये है कि ये प्रपोजल किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारत ने ही पूरी दुनिया के सामने रखा था। जो लोग भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में रुचि रखते हैं, उनके लिए भारत का ये नया लैंडस्केप समझना बेहद जरूरी है। बायोलॉजिकल टर्म्स में बाजरे को पर्ल मिलेट कहते हैं। आज अगर आंकड़े देखें तो राजस्थान बाजरे की खेती में देश में नंबर 1 पर है, जबकि कर्नाटका ज्वार और रागी के मामले में सबसे आगे लीड कर रहा है। ये जो पूरा सफर है, एक छोटे से खेत के माइक्रो लेवल से सीधे मैक्रो ग्लोबल इकोनॉमिक्स तक का, ये एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग और फूड सिक्योरिटी का एक अल्टीमेट मास्टर क्लास है। मॉडर्न इकोनॉमी और आने वाले कल की खेती को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन बदलते हुए क्रॉपिंग पैटर्न्स को डीपली समझना बेहद अहम है। तो इन सभी आंकड़ों और ट्रेंड्स के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। जैसे जैसे दुनिया भर का क्लाइमेट और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, तो क्या मिलेट्स ही हमारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का अनिवार्य भविष्य बनने वाले हैं? ये बिल्कुल मुमकिन है कि हरियाणा की किसी गांव में लिया गया एक छोटा सा फैसला आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की थाली का अनाज तय कर दे। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जरूर सोचिए इस बारे में।